वाह, क्या आईपीओ है। तो हम हर रोज की तरह हाजिर हैं अपने खास सेगमेंट वाह क्या आईपीओ है लेकर के। आईपीओ खुलने में अभी 2 दिन का समय बाकी है, लेकिन हमने सोमवार से ही तैयारी शुरू कर दी है ताकि आप अपनी बचत करके रखें। एक आईपीओ में लगाने हैं, 2 आईपीओ में लगाने हैं या 3 के 3 आईपीओ में निवेश करने हैं। हाँ, हमारी तरफ से एक्सपर्ट आपको ये जरूर बताएंगे कौन सा आईपीओ सबसे बेहतर है। मैनेजमेंट को हम आपको आपके सामने लेकर के आएंगे और जानेंगे कि उनकी क्या कुछ विस्तार योजनाएं हैं, क्या उनका पर्पज़ है आईपीओ लाने का। तो लगातार अगले कुछ दिनों तक जो है जिस तरीके से आप लोग कार्यक्रम को देख रहे हैं और हमें अपना समर्थन दे रहे हैं, अपना समर्थन देते रहिए। हर रोज़ की तरह हमारे साथ शौर्य हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं तमाम आंकड़ों के साथ, और साथ ही साथ हमारे साथ मैनेजमेंट भी मौजूद है। पराग कुलकर्णी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आइनॉक्स इंडिया के। पराग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। आपके नमस्कार, आपके सब सुनने वाले के लिए हमारी तरफ से बधाई हो। थैंक यू सर। सर, आपके पास आए उससे पहले जरा मोटे मोटे फंडामेंटल्स क्या हैं आपकी कंपनी के, हम शौर्य से समझ लेते हैं ताकि हमारे दर्शक जो है वो समझ सके कंपनी किस कारोबार में है। शौर्य, बताइए क्या कुछ प्राइस बैंड है और क्या कुछ कंपनी के फंडामेंटल्स हैं। जी, अगर कंपनी के फंडामेंटल से स्टार्ट करें तो क्रायोजेनिक इक्विपमेंट बनाती है जो अल्टीमेटली इंडस्ट्रियल गैस और एलएनजी में यूज होता है। कंपनी ईपीसी बेसिस में भी है। टॉप 10 कस्टमर्स इसको 50% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं और कंपनी का एक्सपोर्ट पे भी अच्छा खासा पकड़ है। 45% इनका एक्सपोर्ट आता है। 2 साल में कंपनी का रेवेन्यू 600 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ के आसपास हुआ है, जो लगभग इसे 27% का CAGR दे रहा है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात करें तो कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री में इसका स्पेशलाइजेशन है, क्रॉस वैल्यू चेन प्रोडक्ट बनाते हैं, काफ़ी समय से काम करते करते इनकी ब्रांड वैल्यू हो गई जो इन्हें इंडस्ट्री में डोमिनेंट पोजीशन देती है और ये लीडिंग प्लेयर है इंडस्ट्री के। और इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 70% के आसपास है। इनके 3 प्लांट हैं, 2 गुजरात में, एक दादरा नागर और हवेली में। और FY23 EPS के हिसाब से इनका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है 39.22 का। तो ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। और आपको बता दें कंपनी का आईपीओ जो है वो गुरुवार से खुल रहा है, लेकिन मैनेजमेंट हमारे साथ आज ही मौजूद हो गई है, तो उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, पहला सवाल तो एक्सपोर्ट को लेकर के होगा, क्योंकि आजकल हम जब भी अखबार खोलते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो कभी रूस यूक्रेन युद्ध की बात होती है, कभी इजराइल हमास की बात होने लगती है। और आपका एक्सपोर्ट जो है बढ़ा है FY23 में, और ठीक ठाक रेवेन्यू आपका एक्सपोर्ट से आ रहा है 45% से ज़्यादा। तो ये जो स्थिति दुनिया भर में चल रही है, उससे आपको लगता है कि आगे आप इस तरह की ग्रोथ मेंटेन कर पाएंगे? क्या कुछ कंसर्न रहेंगे अगर इसी तरह की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है तो? आपको मैं एक समझाना चाहता हूं कि देखो, जो जनरली एक्सपोर्ट के अंदर कंसर्न होती है वगैरह, जो ग्लोबल कहीं एक और कुछ चल रहा है, नहीं चल रहा है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री और हमारे प्रोडक्ट को थोड़ा समझना जरूरी है। हम जो बना रहे हैं वो क्रायोजेनिक इक्विपमेंट, यानी क्या करते हैं कि जो आपके गैसेस रहते हैं, कोई भी, जो LNG हो या ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, इनको इतना ठंडा करके उसको पानी के जैसे बना देते हैं, लिक्विड बना देते हैं, और उसको स्टोर करने के लिए हमारे पास में स्पेशल इक्विपमेंट जो बनाते हैं हम, उसके हिसाब से चलते हैं। तो ये हमारा धंधा होता है, वो B2B बिजनेस रहता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को ये इसी हिसाब से देते हैं ताकि वो इंडस्ट्री, उनका जो ग्रोथ होता है उसके ऊपर सपोर्ट करते हैं। तो ग्लोबल जो ग्रोथ होती है, जो इंडिया के अंदर होती है या ग्लोबली भी जहाँ भी ग्रोथ होती है, और जो नए क्लीन एनर्जी के पास में जो हाइड्रोजन चाहिए या LNG का जो क्लीनर एनवायरनमेंट के लिए चाहिए, उसके लिए ये सब इक्विपमेंट की जरूरी होती है। तो कोई जगह में कहीं कुछ तकलीफ हो या ना हो, उससे कोई ज़्यादा हमको फर्क नहीं पड़ता है। और हमारा प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा होने का ज़रूरत यही है कि ये ग्लोबल मार्केट है, इंडिया एक मार्केट है, लेकिन हमारा जो कंपनी का पोजीशन है वो हमारे टॉप 10 कंपनीज इन द वर्ल्ड में आती है। तो उसके हिसाब से जो मार्केट रहता है वो इंडिया भी है। इंडिया में तो ग्रोथ हो ही रही है, हम सबको अच्छा ही है, लेकिन ग्लोबल मार्केट के अंदर भी हमारा पोजीशन अच्छा है। जी सर, चलिए अगर थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग बात करें तो क्रिसिल के हिसाब से CY22 से लेकर 28 तक ग्लोबल इंडस्ट्री क्रायोजेनिक की 6.8% से बढ़ने की उम्मीद है। तो क्या आप भी इसी लाइन के आसपास ग्रो करने को देख रहे हैं या फिर उससे ज़्यादा या फिर कम? नहीं, देखो, जो क्रिसिल बताएगा वो जनरल इंडस्ट्री क्या होती है, लेकिन हमारा जो इंडस्ट्री का ग्रोथ है वो 2 तरीके से आता है। एक तो जो इंडस्ट्री ग्रो हो जाएगी, तो जो आदमी जिस इंडस्ट्री में रहता है उस हिसाब से होता है कि जैसे अगर आप ग्लोबल ग्रोथ रेट अगर चेक करो या ग्लोबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट चेक करेंगे, तो उसका और इंडिया का अंदर से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। इंडिया विल ग्रो मच मोर, सम अदर कंट्रीज विल ग्रो इन अ डिफरेंट वे।
तो हमारा एक जो सेक्टर है जो कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल गैस डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो जनरली ग्रोथ के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, जिसका कि रिपोर्ट आप क्रिसिल से मिला रहे हो। हमारा जो दूसरा तरीका जो है कि जो क्रायोजेनिक इंडस्ट्री है, हमारी जो ग्रोथ होगी वो हम जितना एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, या हमारा हमारा समझो डोमिनेंट मार्केट शेयर अभी इंडिया में है, जो इंडिया के अंदर से ग्रोथ रेट ज्यादा रहेगा तो हमारा ग्रोथ इंडिया के कनेक्टेड है तो उससे ज्यादा होगा। और हमारा जो ग्लोबल मार्केट शेयर है वो इतना कम है कि उसके अंदर से 1% भी बढ़ेगा तो भी हमारा परसेंटेज यानी हमारा जो ग्रोथ है अपॉर्चुनिटी वो ज्यादा होता है। अगर हम हिस्टोरिकली देखते हैं कि अगर क्रिसिल का रिपोर्ट भी देखो आप, लास्ट 30 साल के अंदर से किस तरीके से हुआ है, तो इंडस्ट्री तो 6-7% से ज्यादा कभी ऊपर नहीं गई है, लेकिन हमारा ग्रोथ रेट है वो 20% से ऊपर क्यों आ रहा है? क्यों? हम इंडिया के साथ में ग्रो कर रहे हैं, हम जो एक्सपोर्ट के अंदर बढ़ा रहे हैं, और जो नए नए एप्लीकेशंस आते हैं कि जैसे कि एलएनजी के अंदर से नए तरीके हैं, हम नए तरीके से इक्विपमेंट जो मार्केट में डालते हैं, जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के अंदर बन रहा है या ग्लोबल मार्केट में बन रहा है, वो सब निकाल करके हिस्टोरिकली हमारा जो ग्रोथ रेट है वो अब करीबन 20% प्लस आ रहा है, और वो वही हमारा आगे भी चल के ग्रो होने का बिल्कुल कॉन्फिडेंस है उसके ऊपर। जी सर, अगर आपके कस्टमर्स की बात करें तो टॉप 10 कस्टमर्स अराउंड 50% रेवेन्यू का ऑक्यूपाई करते हैं, जिसमें से काफ़ी रिपीट कस्टमर्स भी हैं। तो क्या आप आगे जाके उन्हीं कस्टमर्स पे फोकस करेंगे या कस्टमर को थोड़ा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करेंगे ताकि कंसंट्रेशन कम हो? कि हमारा जो कंसंट्रेशन होने का एक रीज़न क्या है कि हम किसको सेल करते हैं। अगर हम इंडस्ट्रियल गैसेस के सेक्टर का जो भी हमारा लास्ट ईयर का अगर 70% ऑफ द रेवेन्यू हमारा वो सेक्टर में से आ रहा है, तो वो सेक्टर क्या है कि इंडस्ट्रियल गैस जो कंपनियां होती है बड़ी बड़ी, इफ यू सी दे आर कॉन्सेंट्रेटेड, या टॉप 5 कंपनीज विल होल्ड 70 to 80% ऑफ द ग्लोबल मार्केट। तो उससे वजह से क्या होती है कि ये बड़ी कंपनी होती है, जैसे कि लिंडे है, जैसे कि एयर प्रोडक्ट है, जैसे कि एयर लिक्विड है, ये जो ग्लोबल कंपनियां हैं वो बहुत ही बड़े इन्वेस्टमेंट करके एयर सेपरेशन प्लांट डालती है और उनको हम कैपिटल इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं। तो उस वजह से उनसे क्या होता है कि हमारा काफ़ी सारा मार्केट शेयर ये टॉप टीयर के जो कंपनी है उसके पास में रहता है। हालांकि ये छोड़ के हमको और जो हमारे इंडस्ट्रीज, हमारे जो एरियाज है जिसका कि एलएनजी है, क्रायो साइंटिफिक है, और उस हिसाब से जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो उसके अंदर से भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो उनके टॉप 10 में आ जाते हैं। कि अगर एक कोई हम बड़ा प्रोजेक्ट कर दिया, कोई रिफाइनरी का है या कोई एक शिप का नया कोई हम डिलीवर कर दिया या एलएनजी के हिसाब से, तो वो भी एडिशनल हो जाते हैं। तो एक ये मिक्स है, वो थोड़े थोड़े चेंज होते रहता है, लेकिन हमें कोई जिससे दिक्कत नहीं लग रही है कि वो जो कंसंट्रेशन रहेगा वो आगे चल के जैसे ज़्यादा ऑब्वियसली जैसे एप्लीकेशंस, और जैसे एप्लीकेशंस बढ़ेंगे, जैसे मार्केट बढ़ेंगे, तो ये डाइल्यूट होते ही रहेगा, लेकिन उससे कोई कंसर्न नहीं है। बिकॉज ये जो सिलेक्टेड कस्टमर्स है जो बहुत ही क्वालिटी कॉन्शियस है, वो हमेशा हमारे पास में आएंगे और हमारी क्वालिटी अच्छी है, इसीलिए हम उसको सस्टेन कर पाते हैं। जी एक छोटा सा सवाल है सर आपसे, जिसको लेकर के थोड़े से कंसर्न आ रहे हैं लोगों के मन में कि ये जो भी आईपीओ आ रहा है इसमें से कुछ भी पैसा जो है वो कंपनी में नहीं जाएगा। तो मतलब ये लोगों को लग रहा है कि ओएफएस रखा हुआ है तो वो मतलब कंपनी के एक्सपेंशन को लेकर के क्लैरिटी नहीं है, ऐसा लग रहा है कि मैनेजमेंट खुद रकम जुटा रहा है। तो वो उस पर आप कुछ कमेंट करना चाहें तो जी। हाँ, मेरी कमेंट सिंपल है कि देखो पैसा जो निकाला जाता है वो किसके वजह से जाता है। अगर कंपनी के अंदर जिस तरीके से अगर यूज हो तो उसी तरीके से चल रहे हैं। अगर हम हमारी बैलेंस शीट देखते हैं, अगर हमारा ग्रोथ रेट देखते हैं, तो हमारे धंधे में से काफी सारा पैसा आ रहा है। हमारे पास में कोई जरूरत नहीं है पैसे की, बिकॉज वी आर एबल टू सस्टेन अवर ग्रोथ। हमारी कैपेक्स हम खुद कर पाते हैं, हमारे पास में बैंक का कोई लोन नहीं है। तो फिर सवाल यही आता है कि हम फिर वो आईपीओ क्यों कर रहे हैं। आईपीओ करने का मेन रीजन ये है कि देखो हमारी कंपनी जो इंडिया के अंदर से जो हमारे बिजनेस एरिया में नोन है, लेकिन इफ यू लुक एट द ग्लोबल मार्केट, हमको जो अभी एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस करना है, तो कोई भी जो आदमी अगर हम कल यूरोप में जाते हैं और कोई अननोन कस्टमर के पास में जाते हैं, या हम साउथ अमेरिका में जाते हैं और कस्टमर कोई पता नहीं है उनको रहता है, तो ये कौन कंपनी है और हमको इतना सारा क्रिटिकल इक्विपमेंट जो बहुत ही कम कंपनी वर्ल्ड में बना सकती है उसको देने वाला है, वो है क्या कंपनी।
तो हमारी विजिबिलिटी बहुत ही कम है। जब हम आईपीओ लाते हैं तो उसका मतलब ये है कि हमारे पास में रेगुलरली एनालिस्ट का एनालिसिस होगा, हमारा जो डेटा रहेगा वो पब्लिक डोमेन में रहेगा, हर एक आदमी कोई ट्रेस कर सकता है कि ये कोई छोटी कंपनी नहीं है, ये स्टॉक एक्सचेंज में कोट किए हुई कंपनी है, जिसके ऊपर रिकॉर्ड है, जिसके ऊपर काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो हमको सीरियसली लेते हैं। नहीं तो कोई एक छोटी फैमिली कंपनी है करके उनको हमको मार्केटिंग करने के लिए या इंटरनेशनल ग्रोथ करने के लिए बहुत ही चैलेंज आता था। तो ये जो पैसा जा रहा है वो कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज कंपनी के पास में ऑलरेडी पैसा है। तो हम हमारी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए मेन पर्पज है जो आईपीओ कर रहे हैं, और जो भी हमारे नए कस्टमर जो इन्वेस्टर आएंगे उन्हीं को फायदा हो जाएगा, अदरवाइज इट वाज ऑल लिमिटेड ओनली टू द एग्जिस्टिंग ओनर्स। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत संक्षेप में सर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? बहुत छोटे सर, आपका कैपेसिटी को क्वेश्चन है, आपका कैपेसिटी 70% के आसपास है, ग्रोथ को लेकर काफी बुलिश है, तो आपके एक्सपेंशन को लेकर कुछ प्लान है कि इंटरनेशनली? और अगर आप आईपीओ से पैसे ले रहे हो तो कहाँ से पैसा रेस करेंगे इसके लिए? नहीं देखो, हमारी जो इंडस्ट्री है ना उसके अंदर से ग्रोथ करने के लिए या हमारी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए लगता क्या है कि हमारे पास में नॉलेज लोगों का है, लोग ऑलरेडी हमारे पास में है, हमारे पास में सिर्फ ये एडिशनल इंडस्ट्रियल शेड लगेंगे और कुछ इक्विपमेंट लग गया है। हमारा जो रेशियो देखेंगे कि टर्नओवर टू द ग्रॉस ब्लॉक व्हिच इज रिक्वायर्ड, इट इज आल्सो नॉट अ वेरी कैपेक्स हैवी। तो हमारा जो खुद का एक्सपेंशन है उसके लिए तो हम खुद जनरेट करते हैं, हमारा जो जनरेशन है वो हमारे कैपेक्स के रिक्वायरमेंट से भी काफी ज्यादा है। और हमने अभी यही साल के अंदर से 80 करोड़ रुपया डाला हुआ है फर्स्ट हाफ ऑफ द करंट ईयर, जिसके अंदर से हमारी चौथी एक जगह हम चालू कर रहे हैं सावली के अंदर, जो एग्जिस्टिंग जगह के अंदर से उधर ही हम अबाउट 30 एकड़ का जगह ले लिया है, नया पहला शेड भी डाल दिया है। सर्टनली दैट विल ऑल, ये कंसिस्टेंटली होते रहेगा आगे भी चल के, हमारे पास में खुद हम जनरेट करते हैं फंड, उसी से एक्सपेंशन भी करते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आपके आईपीओ को लेकर के, कि उम्मीद करते हैं ये आईपीओ जो है निवेशकों के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो, लोग जम करके उसको सब्सक्राइब करें और जब लिस्टिंग हो तो उनको अच्छा मुनाफा भी मिले। और बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार सर। चलिए अब सीधे चलते हैं डॉक्टर रवि जी के पास और रवि जी से पूछते हैं, सर अगर आपने इसका अध्ययन किया हो, हालांकि समय है अभी आने में, गुरुवार से शुरू होगा, 14 दिसंबर से शुरू होना है आईपीओ, आप कैसे देख रहे हैं इसके फंडामेंटल्स को, और क्या यहाँ पर कोई संभावनाएं दिखाई दे रही हैं आपको निवेश करने के लिए? वैल्यूएशन कैसे देख रहे हैं आप? आपका ऑडियो नहीं आ रहा सर। जी क्षमा करें, मैंने कहा पहले तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। अब आप सीधे ये कहते हैं कि आप सवाल पूछ रहे हैं मैनेजमेंट से, और मैनेजमेंट की बड़ी क्लियरिटी, और मैंने अभी मैनेजमेंट को सुना शौर्य, और आप लोगों ने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछे, काफी क्लियर होता है। अब देखिए कई चीजों पे जो इम्पैक्ट था, जैसे आपने पूछा कि आईपीओ लेकर क्यों आ रहे हैं, पर्पस क्या है। ग्लोबली कंपनी अगर आती है तो उसका फायदा मिलता है। कंपनी की बैलेंस शीट को अगर एनालिसिस करें तो आपको ये एक ऐसी कंपनी जिसने की आप देखें तो उसकी बोरोइंग कम हुई है, प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यू इंक्रीज हुई है, 66 कंट्री में ये एक्सपोर्ट करती है, और यूनिक बिजनेस है। ज्यादातर आइनॉक्स के नाम से जो है लोगों को मूवीज थिएटर याद आते हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन फिलहाल अब क्लियरिटी यहां पर मिलेगी कि नहीं, आइनॉक्स इंडिया एक ऐसी कंपनी है जो कि अपने फंडामेंटल पे काम कर रही है और एक्सपोर्ट के लिए, मशीनरी के लिए जो काम कर रही है। अब ओवरऑल आते हैं प्राइस स्ट्रक्चर पे, डेफिनेटली यहां पर इन्वेस्टर को इस पे अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी में बड़ा दमखम है और एक यूनिक मॉडल के साथ काम कर रहे हैं। जहां तक इंडस्ट्री ग्रोथ 7% 6% के पास है, मुझे ऐसा लगता है कि इनका ग्रोथ जो है वो 20 से 22% से कहीं ज्यादा होगा। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर इस फोकस जरूर करना चाहिए, और अगर आप थोड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बिग एचएनआई की तरफ से अगर आप रोल अदा करेंगे तो आपको ज्यादा शेयर्स मिलेंगे, ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हायर, यानी कि जो इनकी वैल्यू बन रही है 660, उसके ऊपर अप्लाई करिएगा, लोअर बैंड पे अप्लाई मत करिएगा, जिससे आपको मिल भी सके। 660 रुपये के भाव पर अप्लाई करें, निश्चित रूप से अप्लाई करें, और
अभी सोचिए कि गुरुवार को खुलना है और अभी जो जीएमपी के आंकड़े हम स्क्रीन पर दिखा रहे 200 रुपये पर शेयर अभी से जो है आईपीओ पे 200 रुपये का प्रीमियम देखने को मिल रहा है। तो आप सोच सकते हैं किस तरह का यूफोरिया यहाँ पर भी हो सकता है आने वाले टाइम में देखने को मिले। और तो इसलिए फिलहाल रवि जी की सलाह ये है कि आप इस आईपीओ में निवेश करके चल सकते हैं। लेकिन शौर्य के पास चलते हैं क्योंकि 2 और आईपीओ बुधवार को ही खुल रहे हैं और यानी कि परसों से। तो अभी से आप अपनी तैयारी कर लीजिए इन 3 आईपीओ को लेकर के, कैसे पैसे इकट्ठे करने हैं आपको और कितने आप लॉट अप्लाई करने हैं, कितने पैसे आपके पास हैं, किस तरीके से अप्लाई करेंगे आप। सॉरी बताइए, डोम्स के ऊपर जरा आप चर्चा कर लेते हैं। और डोम्स आईपीओ पे जो हमने चर्चा की थी शुक्रवार को, उसको दर्शकों ने बड़ा सराहा था, बड़ी प्रतिक्रियाएं मिली। तो जरा बताइए अभी वहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, बाकी फंडामेंटल्स क्या? जी, अगर डोम्स की हम बात करें तो जैसे ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर देखें तो 455 का चल रहा है और इसका प्राइस बैंड है 750 से लेके 790 का, यानी 60% के आसपास से अभी वैसा लग रहा है कि प्रीमियम मिलता हुआ नजर आ सकता है लिस्टिंग पर। अगर प्राइस की बात करें, इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है FY23 EPS के हिसाब से 43.19, जो कि इंडस्ट्री के एवरेज से थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि इंडस्ट्री का एवरेज PE है 36 का। वहीं अगर हम इंडिया शेल्टर फाइनेंस की बात करें तो इंडिया शेल्टर फाइनेंस में 493 रुपीज़ का प्राइस है। तो बताया था कि दोनों ही 1200 करोड़ के आईपीओ हैं, जिसमें से इंडिया शेल्टर फाइनेंस में फ्रेश इशू है 800 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल है 400 करोड़ की और डॉम्स में एक्चुअली एक तरह से ऑपोजिट है। अगर इसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो यहाँ पे 200 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम इंडिया शेल्टर फाइनेंस में मिल रहा है। पीई देखें, कंपनी का पीई है 27.77 FY23 की अर्निंग्स के हिसाब से और इंडस्ट्री का एवरेज है 31.7 का पीई का। तो यहाँ पर 450 रुपये के भाव पर 469 493 पे इंडिया शेल्टर फाइनेंस की जो बात हो रही है, डोम्स हटा दीजिए, इंडिया शेल्टर फाइनेंस को भी दिखा दीजिए थोड़ा सा। और वहाँ पर जो है 200 रुपये प्रति शेयर का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है इंडिया शेल्टर को। ये भी 13 तारीख को ही खुल रहा है इंडिया डोम्स इंडस्ट्रीज़ के साथ ही इंडिया शेल्टर का आईपीओ। यहाँ पर 1200 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है। वहीं अब जरा डोम्स को बता दें आपको कि यहाँ पर जो है 450 रुपये का इस समय ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है, जबकि अभी 2 दिन बाकी हैं शेयर को लिस्ट होने में या शेयर को आने में। डोम्स का आईपीओ आने में भी 2 दिन बाकी है, परसों से शुरू होगा आईपीओ 13 से लेकर 15 तक। लेकिन अभी से हम देख रहे हैं 450 रुपये से ऊपर का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है। रवि जी से पूछते हैं, रवि जी आपकी क्या सलाह रहेगी डोम्स इंडस्ट्रीज़ को लेकर के? क्या यहाँ पर पैसे लगाने चाहिए, क्योंकि काफ़ी जो है एक तरीके से सकारात्मक रुझान अभी से लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है इस आईपीओ को लेकर के? देखिए, लग तो बिल्कुल आपने सही कहा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो रुझान तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हायर बैंड है और बहुत ज़्यादा स्पेस तो नहीं मिलेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि अप्लाई तो इसको किया जा सकता है और यहाँ पर इन्वेस्टर को मिलेंगे। लेकिन एक एक्सपेंसिव तरीके से ये कहें कि बहुत अग्रेसिव ग्रोथ मिलेगी तो वो नहीं है, लेकिन फिर भी जो अभी फंडामेंटल है कंपनी के उन पर अप्लाई किया जा सकता है। चिंता का जो एक कारण है वो थोड़ा सा मुझे यहाँ पर इनके बैलेंस शीट पे एक लग रहा है कि बोरोइंग जो है वो काफी हद तक देखा जाए तो लगभग डबल होती हुई नजर आई है। लेकिन बिजनेस एक्टिव करने के लिए पैसे का खर्च का जरूरत होता है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल अच्छा है स्ट्रक्चर, एक बार तो अप्लाई जरूर किया जा सकता है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है, अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा महंगा लग रहा है। लेकिन इस पर हमने जो है अरुण केजरीवाल जी से भी बातचीत की थी शुक्रवार को। आइए जरा उनकी भी जो है चर्चा को सुनते हैं और देखते हैं कि उन्होंने डोम्स इंडस्ट्रीज के बारे में क्या कुछ कहा था। अगर कोई कहता है कि ये कंपनी में अप्लाई मत करो तो एकदम बड़ा बेवकूफ होगा, क्योंकि आपके पास प्रीमियम 70% 75% का है। इसके जो प्रोडक्ट्स हैं खास करके स्कूल के बच्चों के ऊपर में ज्यादा फोकस करते हैं। नेट मार्जिन जो हैं वो वैसे ही रहेंगे, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि उनका वॉल्यूम पेनिट्रेशन मार्केट में बढ़े। तो फिर यहाँ पर रवि जी का भी मानना है कि अप्लाई किया जा सकता है, उनको थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है। अरुण केजरीवाल जी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है निवेश किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर लिस्टिंग प्रीमियम अच्छा मिल सकता है, क्योंकि ग्रे मार्केट में जो है हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है यहाँ पर। तो ये 2 राय फिलहाल यहाँ पर निकल के आती हुई। सर, इंडिया शेल्टर पर आपका व्यू जानना चाहेंगे, इंडिया शेल्टर को लेकर के क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए, इंडिया शेल्टर भी यहाँ पर देखा जाए तो मुझे तो अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि इसको भी यहाँ पर फोकस में रखना चाहिए। और आजकल विपुल जी हो क्या रहा है कि समझ नहीं आ रहा कि किस आईपीओ को छोड़ा जाए, क्योंकि आईपीओ सभी, चाहे आप मेन बोर्ड के आईपीओ देखें या फिर आप एसएमई के आईपीओ देखें, काफी अच्छे अच्छे आईपीओ आ रहे हैं और एक मार्केट में अपॉर्चुनिटी यहाँ पर निकल कर देखने को मिल रही है। और इस हिसाब से अगर जाते हैं तो मुझे लगता है इस इंडिया शेल्टर को भी यहाँ पर बिल्कुल फोकस किया जा सकता है। तो थोड़ा सा फंड का साइज बढ़ाना पड़ेगा जिससे कि आप इन सब का फायदा उठा सकें और इसको भी अप्लाई करना चाहिए।
अप्लाई करना चाहिए, लेकिन ये है कि जिन लोगों को आप जिन लोगों के पास अब थोड़े से पैसे की कमी है वो लोग देख लें क्या करना है, वरना तीनों पे एक तरीके से राय आई है कि यहाँ पर जो है खरीदारी करके चलनी चाहिए। लेकिन सर अगर हम मेरे पास मौका नहीं है या मेरे घर का बजट ऐसा नहीं है, 3 में से एक चुनना हो तो पहली, या 1 2 3 करना हो तो पहली, दूसरी, तीसरी चॉइस कौन सी होगी आपकी? देखिए, पहली चॉइस तो जो आज हमने अभी मैनेजमेंट को आपने बिठा रखा था, आइनॉक्स, उनकी होनी चाहिए, दूसरा डोम्स और तीसरा इंडिया शेल्टर। ठीक, तो इस ऑर्डर पे आप भी तय कर लीजिए कि जो रवि जी कह रहे हैं कि पहले नंबर पर जो है आइनॉक्स, दूसरे नंबर पे डोम्स, तीसरे नंबर पे इंडिया शेल्टर। अगर आपको एक कट करना है तो आप इंडिया शेल्टर कर सकते हैं, 2 कट करने एक ही में लगाने हैं तो आप डोम्स कट कर सकते हैं, और एक ही में लगाना है तो फिर आपका विकल्प है, तीनों में लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तीनों में ही प्रीमियम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शौर्य आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल वाह क्या आईपीओ है में फिलहाल इतना ही। वाह क्या आईपीओ है।